हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे या जो भी आप वीडियो देखेंगे वो आपको बिल्कुल 100% फ्री मिलेंगे। यहां पर आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है, ना एक दो वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई ओटीपी आएगा फिर आप चार्ज देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलती है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज इसका करेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 11.1। देखते हैं इसके अंदर उदाहरण के साथ कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां दिया है कि यदि एक परिवार का एक सदस्य और औसतन 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है, तब यदि परिवार में क्रमशः 4 व 6 सदस्य हो तो चीनी की मात्रा क्या होगी। सारणी बना बारंबारता हल कीजिए। देखिए यहां पर हमको दो चीजों की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? यहां पर हमें बात हो रही है एक सदस्य है और यहां पर औसतन 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक सदस्य 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करेगा तो सदस्य बढ़ जाएंगे तो चीनी भी बढ़ेगी। तो यहां पर हमको क्या है कि अगर हम सदस्य बढ़ाते जाएंगे तो यहां पर जो चीनी की जो संख्या है, मतलब चीनी की जो यहां पर मात्रा है, वो भी हमको बढ़ाना होगी। तो यहां पर ये जो हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, हमारा सीधा समानुपात हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम मान ले सारणी के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक्स और वाई की, अगर हम उसको एक्स और वाई ना मानकर अगर हम उसको जो सदस्य है उसको एम मान ले और जो शुगर है उसको एस मान सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम हल में लिखते हैं माना चीनी की मात्रा S तथा सदस्यों की संख्या M। माना चीनी की मात्रा S तथा सदस्यों की संख्या M है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं, एक सारणी बनाने का बोला है तो हम यहां पर एक सारणी बना लेते हैं। तो इस सारणी में हम लोग यहां लिखते हैं मेंबर और यहां लिखते हैं शुगर, है ना। अगर एक सदस्य है तो यहां पर जो चीनी है, वो जो शुगर है, आप उसको ऐसा लिख लो ताकि वो किलोग्राम आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर एस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा केजी में, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर हमारा ये हो जाएगा, हमारा आप इसको मान सकते हैं M1, ये हो जाएगा आपका M2 और ये हो जाएगा आपका M3। तो यहां पर सदस्य 4 और 6 हो गए। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S3। तो आप इसको यहां पर लिख लीजिए S1 S2 लिख लीजिए और यहां पर S3 लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब हमको क्या निकालना है कि यहां पर सदस्य 4 व परिवार में क्रमशः 4 व 6 सदस्य हो तो चीनी की मात्रा क्या होगी। अगर परिवार में सदस्य ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि चीनी की मात्रा भी हमें ज्यादा करना होगी। चलिए सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं, हमारे सदस्य जो हैं उनको निकालते हैं। तो M1/S1 और M2/S2 यहां पर हम इसको निकालते हैं। तो चलिए मतलब जो सीधा जो मतलब जो सीधा समानुपात होता है वो कैसा होगा, M1/S1 बराबर M2/S2। ये सीधा सीधा हम करते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 4S2। अब ये 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1 4/S2। अब क्या करना है भैया, मुझे क्या निकालना है, S2 निकालना है। तो S2 को यहां ले जाऊंगा, 2 को नीचे ले जाऊंगा, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 4/2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, तो S2 बराबर हो जाएगा 2 kg। अगर 4 सदस्य होंगे परिवार में, है ना, अगर यहां पे परिवार में 4 सदस्य होंगे तो हमको शुगर की मात्रा कितनी चाहिए होगी, 2 किलो चाहिए होगी। तो यहां पर हमारा आंसर S2 का ये वाला आ गया। ठीक है, S2 क्या निकल गया। अब यहां पे निकालेंगे M2/S2, है ना। अब निकालेंगे हम M2/S2 और M3/S3 ये हमने निकाला। तो यहां पर हमारा जो M3 है, मतलब हमारा जो M2 है, M2 कितना था, 4 था।
हमने M2 4 लिखा, S2 कितना था 2 था, 2 लिखा, M3 कितना है 6 है, और S3 यहां पर हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब अगर 6 सदस्य होंगे परिवार में तो शुगर कितनी चाहिए होगी, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब यहां पे करेंगे S3 यही रहेगा, और ये हो जाएगा 6, और यहां हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 तिया 6, तो S3 बराबर कितना हो जाएगा 3 kg। ठीक है, मतलब यहां पर अगर 4 सदस्य होंगे तब शुगर की मात्रा मुझे जरूरत पड़ेगी 2 किलो, और 6 सदस्य होंगे तो यहां पे शुगर की मात्रा पड़ेगी मुझे 3 किलो। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, जिसके लिए मुझे ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ी, जो कि मैंने को सारणी बनाकर हमने इसको सॉल्व किया। बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग भी थोड़ा सा सोच समझ के इन क्वेश्चनों को करिए। यकीन मानिए ये इतने प्यारे क्वेश्चन है, आपको इनको करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस इस तरह का आपको एक कोष्ठक बनाना है और उसके अंदर अपने क्वेश्चनों को लिखना है और इनको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करके देखिए समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमें दिया है 10 मीटर पेड़ की छाया सुबह के समय 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर पेड़ की छाया सुबह के समय 10 मीटर है, तब इसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया क्या होगी। देखिए अगर हम सुबह 10 बजे की बात करेंगे तो सुबह 10 बजे एक पेड़ की जो छाया है वो कितनी है 10 मीटर है, तो उसी टाइम अगर हम 120 मीटर ऊंचे टावर की बात करते हैं तो उसकी परछाई मतलब उसकी छाया क्या होगी। तो यहां पर क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि यहां पर अगर 10 मीटर पेड़ की छाया 10 मीटर है तो 120 की छाया भी कितनी होगी, वो भी थोड़ी 100 मतलब 10 से तो ज्यादा ही होगी ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, मतलब जितनी छाया है उतना, मतलब जितना पेड़ है उतनी छाया बन रही है। तो यहां पर भी अगर जितना होगा उसी के हिसाब से यहां पर छाया बनेगी, मतलब ये कौन सा अनुपात हो गया, ये भी हमारा सीधा समानुपात हो गया। तो चलिए यहां पर हम ऊंचे टावर की छाया कितनी होगी, तो हम जो टावर की छाया है हल में लिखेंगे, हल हम लिखेंगे माना टावर की छाया, माना टावर की छाया स्मॉल ए है, माना टावर नहीं, माना टावर की छाया स्मॉल ए है। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं पेड़ की लंबाई की, है ना, हम बात कर रहे हैं पेड़ की और टावर की। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लंबाई, आप इसको ऐसा बनाइए, लंबाई मीटर में और छाया भी काहे में है, मीटर में है। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सारणी अलग बनेगी ताकि आप लोग समझ जाइएगा। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पेड़ और यहां पर हम लिखेंगे टावर। यहां पे लिखेंगे पेड़, यहां पे पेड़ और यहां पे टावर। जो पेड़ है अगर 10 मीटर लंबाई का पेड़ है तो उसकी छाया पे कितनी मिल रही है 10 मीटर, और अगर जो है टावर अगर ये 120 मीटर ऊंचा है तो उसकी छाया हमने कितनी मान ली है, ए मान ली है। चलिए ये हो गया हमारा इतना काम। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए 10 मीटर पेड़ की छाया 10 मीटर है, 10 मीटर पेड़ की छाया 10 मीटर है, तो इस समय 120 मीटर ऊंचा टावर, तो टावर की ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई मान के चलिए, है ना, ऊंचाई है, ऊंचाई या लंबाई जो भी मान लो आप लोग। तो यहां पर ये हो गया, इसको हमने जो छाया है उसको ए मान लिया। अब क्या होगा, चूंकि ये कौन सा अनुपात है, ये सीधा समानुपात है ना, तो हम लिखेंगे यह सीधा समानुपात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10/10 बराबर 120/a। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ए इधर आ गया, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर भी 120 मीटर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, ए बराबर भी 120 मीटर हो गया। भाई जब 10 मीटर पेड़ की छाया 10 मीटर है तो 120 मीटर टावर की छाया भी 120 मीटर ही होगी। यहां पर हमारा आंसर आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया, हम लिखेंगे अतः 120 मीटर
ऊंचे या 120 मीटर ऊंचे टावर की छाया 120 मीटर होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और यहां पर हमने दोनों क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से कर लिए। जो जो पूछा था वो हमने कर लिया। आप लोग भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये यहां पर जो मैंने लिखा है आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैं बनाऊं आप बनाओ, आपको जैसा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर इसको बना सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं और उसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न तालिका में ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए यदि x बटा y एक स्थिरांक है। चलिए सबसे पहले हमें यहां पर निकालना है ए का मान और बी का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, हल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सीधा समानुपात है, तो ये 5/7.5 है और ये a बटा 30 है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग 30 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 5 गुणा 30 और ये हो जाएगा 7.5 बराबर a। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से पॉइंट हटा के एक पॉइंट हटाइए, यहां से एक पॉइंट हटाइए और पॉइंट हटा के आप इधर एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहां हो गया 10, यहां हो गया 5, यहां हो गया 30 और यहां हो गया 75। ठीक है, अब आप कैंसिल करिए, 15 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। फिर उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो गया और 10 दूनी 20। तो ए का मान कितना आ गया भाई, ए का मान आ गया 20। तो यहां पर हमने लिख दिया ए बराबर 20। अब ए बराबर 20 आ गया तो हम ए की जगह यहां पर 20 लिख देंगे, तो 20 बटा 30, यहां पे लिखेंगे ए बटा 30 बराबर 4 बटा बी। तो ए बराबर यहां पे 20 है, तो 20 बटा 30 बराबर 4 बटा बी। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आप चाहो, अगर यहां पे आप चाहो तो आप इसको प्रतिलोम भी कर सकते हो। कैसा, यहां हो जाएगा 3 बटा 2 और यहां हो जाएगा b बटा 4। 4 को इधर ले आएंगे तो 4 गुणा 3 बटा 2 बराबर b। तो 2 दूनी 4, तो b बराबर 6। तो हम यहां पे देखते हैं b का आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसको हमने बढ़िया तरीके से सॉल्व भी कर लिया। तो यहां पर हमारा ए और बी का जो मान निकल के आया है, हमारा ए का मान निकल के आया 20 और यहां पर हमारा जो बी का मान निकल के आया वो आया निकल के 6। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैंसिलेशन अच्छे से करना है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमको काफी सारी चीजें सिखाते हैं और एग्जाम्पल से हमको काफी सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो यहां पर आपके सामने दिया है, यदि 8 सिक्कों का भार 720 ग्राम हो तो एक एक विधि द्वारा निम्न का ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले 8 सिक्कों का भार 720 ग्राम है, तो ये एक एक विधि क्या होती है, एक एक विधि का मतलब ये होता है कि अगर 8 सिक्कों का भार 720 है तो एक सिक्के का भार कितना हो गया, तो उसको फिर हम लोग तालिका में जमाएंगे और फिर तालिका में जमाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भाई इनका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, वो देखते हैं, फिर हम उनका अनुपात भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं हल। हल में क्या दिया हुआ है, हल में दिया है 8 सिक्कों का भार कितना है, 720 ग्राम। एक सिक्के का भार तो कितना हो जाएगा, 720 बटा 8, तो 8 नाम 72, तो कितना हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अब एक एक करके 5 सिक्कों का भार, 12 सिक्कों का भार, 20 सिक्कों का भार और 100 सिक्कों का भार निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे, अतः पहला वाला 5, तब 5 सिक्कों का भार, 5 सिक्कों का भार। तो 5 सिक्कों के भार के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 इंटू क्या करेंगे, 5 सिक्कों का भार है तो 5 सिक्के हैं और एक सिक्कों का भार 90 है, तो यहां कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, तो 9 पंजे 45, तो कितना हो जाएगा 450 ग्राम।
5 सिक्कों का भार। उसके बाद दूसरा क्या है, 12 सिक्कों का भार, 12 सिक्कों का भार, तो यहां हो जाएगा 90 गुणा 12, तो 12 नमकी 108, तो 108 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 20 सिक्कों का भार, ऐसे निकालेंगे। तीसरा 20 सिक्कों का भार, 20 सिक्कों का भार कितना हो जाएगा, 9 इंटू 20, तो कितना हो जाए 90 इंटू 20, सॉरी, तो दोनों ये 18, तो 1800 ग्राम। ठीक है, और ऐसे ही जो चौथा है, चौथा कितना दिया हुआ है, 100 सिक्कों का भार, तो 100 सिक्कों का भार कितना हो जाएगा, तो 100 सिक्कों का भार, 100 सिक्कों का भार, तो हो जाएगा 90 गुणा 100, तो हो जाएगा 9000। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चनों के आंसर, मतलब यहां पर हमने सारे सिक्कों का भार लगा दिया। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोग यहां पर इन क्वेश्चनों के लिए एक सारणी बना सकते हैं। सारणी कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो चलिए अब यहां पर हम लोग एक तालिका बनाते हैं। तालिका बना के यहां पर हम लोग सबसे पहले हमारा जो ये तालिका बनाएंगे। अब इस तालिका के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिक्कों की संख्या। तो यहां पर सबसे पहले ये जो तालिका है, और तालिका के अंदर ऊपर वाले लाइन में आएगा हमारा सिक्कों की संख्या, और यहां पर आएगा हमारा सिक्कों का भार, और यहां आएगा हमारा इस वाले कॉलम में आएगा अनुपात। ठीक है, तो यहां पर अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले में आएगा, हम लोग लिखेंगे सिक्कों की संख्या। तो हमें लिखते हैं सिक्कों की संख्या। तो यहां पर हम लिखते हैं सिक्कों की संख्या, जिसको हम लोग कह लेते हैं x, और यहां आएगा सिक्कों का भार, सिक्कों का भार y, और यहां आएगा हमारा अनुपात। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग जो है सिक्कों की जो संख्या है उसको हम लोग बताते हैं। तो ये जो है सबसे पहले तो हमारे सिक्के थे 8, 8 के बाद फिर हमारा जो सिक्का था वो था 8 के बाद 8, 8 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 5, है ना, 5 के बाद फिर आया 12, 20, 100, तो ये है 12, ये 20 और वो 100 हो गया। ठीक है ना, तो हमारी तालिका थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर हमारा पहला क्या था, पहला है 8 सिक्के, तो 8 सिक्के हैं, उसका भार कितना था 720 ग्राम। ठीक है ना, 8 सिक्कों का भार कितना था 720, जो कि हमको दिया था। एक सिक्के का भार कितना आया, एक सिक्के का भार आया 9 ग्राम, तो यहां पे एक सिक्के का भार आया 90 ग्राम। उसके बाद 5 सिक्कों का भार कितना आया, 5 सिक्कों का भार आया कितना 450, तो 5 सिक्कों का भार आया 450। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 12 सिक्कों का भार कितना आया था 1080, तो 12 सिक्कों का भार आया वो आया कितना 1080। और उसके बाद यहां पर 20 सिक्कों का भार आया, 20 सिक्कों का भार आया 1800, तो 20 सिक्कों का भार आया 1800। और उसके बाद 100 सिक्कों का जो भार आया वो आया कितना 9000, कितना आया 9000। अब आप देखिए, अगर हम इसको अनुपात में करते हैं, अनुपात मतलब 8/720 करते हैं, तो 8 एकम 8, 8 9 72, तो 1:90 ये भी आया। ठीक है, 1:90 ये हमको दिया ही हुआ था, तो यहाँ पे 1:90 हो गया। उसके बाद 5/450,
इसको करते हैं तो 5 एकम 5, 5 नम 45, तो 1:90 ये भी हो गया। उसके बाद 12 नमा की 108, 12 नमा की 108 होता है, तो ये हो गया 1:90 ये भी हो गया। उसके बाद 10 से 10 ये भी गया। पहले तो इसको 0 से 0 यहां नहीं काटते हैं, यहां पे 20/1800 लिखते हैं, और यहां पे 10 से 10 गया तो 2 एकम 2, 2 नम 18, तो 1/90 ये भी हो गया। उसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं 10 से 10 कैंसिल करो, 10 से 10 कैंसिल करो, है ना, यहां नहीं करना है, यहां पे करो, तो ये हो जाएगा 100/9000, तो 10 से 10, 10 से 10, तो 1/90 ये भी हो गया। तो यहां पर देखिए सारे अनुपात हमारे क्या है, 1/90, 1/90, 1/90, 1:90, 1:90, 1:90। तो ये सारे अनुपात हमारे कैसे हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो सीधा समानुपात हैं। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने टेबल के अंदर क्या क्या चीजें रखी वो सारा आपके सामने है, और बहुत अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन भी किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहां पर हमने भी पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया है एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। मतलब एक बस जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब एक घंटे में वो 45 किलोमीटर चल रही है, तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। पहली बात तो ये, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर दो यहां पर जो है वो बनेंगे, दो हमको बनाना पड़ेंगे। पहला इसके लिए हमको सारणी बनाना पड़ेगी, और इसके लिए हमें सारणी बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए हमको यहां पर एक नया पेज की जरूरत पड़ेगी। चलिए उसको ले लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भाई एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है, तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना वह, यहां पे लिखते हैं माना वह 30 मिनट में, हल में आते हैं। पहला माना बस 30 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहां पे अपनी जो सारणी है उसको अंजाम देते हैं। तो भाई ये हमारी एक सारणी बनके तैयार हो गई है, ये है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर जो लिखने वाली बात आ रही है वो क्या लिखेंगे भाई, बस की दूरी है ना, बस की दूरी किलोमीटर में और समय, है ना, बस की दूरी किलोमीटर में, बस की दूरी किलोमीटर में और समय मतलब चाल, बस की चाल और बस की दूरी। तो हम लिखेंगे बस की चाल या बस की दूरी, बस की दूरी यह आ जाएगा किलोमीटर, है ना, जो कि हो जाएगा x, या ऐसा लिख लो बस की दूरी x, तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर में, ठीक है। और उसके बाद यहां पर एक लाइन की हमको जरूरत है, ये वाली, और यहां नीचे लिख लेंगे हम, नीचे लिख लेंगे बस की चाल, बस की चाल, तो ये काय में हो रही है, मिनट में, तो ये हो गया y, तो ये हो जाएगी मिनट में, ठीक है। तो चलिए अब हमको इसको क्लोज कर देना है, ये और ये। चलिए अब इसके अंदर हमको अपनी सामग्री जो है वो लिखना पड़ेगी। तो चलिए बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है 30 मिनट में, तो वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, जिसको हमने मान लिया a। चलो इतना तो आ गया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यहां सीधा अनुपात है या सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। देखिए अगर बस 45 किलोमीटर में 45 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में तय कर रही है, तो वह अगर 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो यहां पर समय भी क्या होगा,
समय भी क्या होगा, मतलब आपको इसका मतलब यह है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और अगर ए कम होगा तो बी भी कम होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर 60 मिनट जो में है, 60 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करिए, तो जाहिर सी बात है कि 30 मिनट में वो और कम दूरी तय करेगी। आया समझ में? 30 मिनट में हो सकता है कि वो जो है वो 45 से और कम हो जाए, मतलब यहां पे 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, या 35 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, या 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ले। तो यहां पर अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 45/60 बराबर a बटा 30। ये हो गया। 30 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 45 गुणा 30 बटा 60 बराबर a। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 3 एकम 3, एक सेकेंड, ये हो गया आपका 45/60, और ये किलोमीटर है, तो हमने जो है कितनी दूरी, तो a को हमने मान लिया 30। तो अब देखिए यहां पर ये कैंसिल हो तो सकता है, लेकिन अब अगर आप इसको 30 को इधर लेकर आ रहे हैं तो 45 इंटू 30 और 60 हमारा नीचे है। अब अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 3 एकम 3, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसको हम 45 से हम लोग करेंगे इसको भाग, तो देखिए यहां पर 45 है था ना, और 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 30 मिनट है, और यहां पर हमारा प्रति मिनट की बात हो रही थी, मतलब प्रति मिनट मतलब यहां पे प्रति घंटे की बात हो रही थी। तो प्रति घंटे की, तो घंटे को हमने मिनट में चेंज कर लिया तो काय में हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होते ना, तो 1 घंटे में हमने 60 मिनट कर दिए, और उसके बाद यहां पर ए तो हो मान लिया, ये बटा 30 हो गया। अब हम लोग इसको निकालते हैं कि भाई ये कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए एक बार आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसको आप लोग कैसे अपने लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके आप लोग कहां तक लेकर आते हैं। तो चलिए एक बार आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्या करेंगे अभी, ये 45 गुणा 30 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा 45/2 बराबर a। अब आप इसको भाग दे दीजिए, तो 45 से हम इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचेगा 1। तो अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2, 1 और 22। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई वह 30 मिनट में 22 सही 1/2 दूरी तय करती है, किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः बस है ना 30 मिनट में 22 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हो गया। तो ये हमारा पहला वाला काम खत्म हो गया। अब दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तो दूसरे वाले में हमारा जो रहेगा, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, दूसरे वाले के लिए क्या क्या जरूरत है हम उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर दूसरे वाले के लिए हमको इसकी और इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं है अब हमें दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले में एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर इसको हम हटा देते हैं पूरे का, और ये पूरा हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं दूसरे वाले में क्या पूछा है। दूसरे वाले में पूछा है कि 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा। हम लिखेंगे माना बस को कुछ भी मान लीजिए, या x समय लगेगा, क्योंकि x और y ऑलरेडी हम लेकर चल रहे हैं। तो माना बस को कुछ भी ले लीजिए, माना बस को t समय लगेगा, ऐसा लिख लीजिए, माना बस को t समय लगेगा। ठीक है, ये आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई x और y मानना है। माना बस को t समय लगेगा। अब कितना है, 135 किलोमीटर, पूरी ना
135 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा? तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को हमने मान लिया t समय लगेगा, तो ये भी सीधा अनुपात है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, अब 135 किलोमीटर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि समय भी ज्यादा होगा, ठीक है, समय भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर यहां पर आपका किलोमीटर ज्यादा है तो भाई समय भी ज्यादा लगेगा, तो ये कौन सा है? सीधा समानुपात है। तो चलिए यहां हो जाएगा 45/60 बराबर 135/t, ठीक है। अब आप इसको यहीं कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 नम 45 ऐसा भी कैंसिल कर सकते हैं, या पहले आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, मतलब यहां पे t नीचे आप t को ऊपर ले आओ, तो यहां कितना हो जाएगा 60/45 और ये हो जाएगा t/135, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 गुणा 135/45, ठीक है, और ये हो जाएगा t। अब आप इसको कैंसिल करिए, कैंसिल ये हो सकता है आराम से, ये हो सकता है हमारा 5 के पहाड़े से। देखो 5 के पहाड़े से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 5 दूनी 10 तो हो ही जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 5 नम 45, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 नीचे आ गया, 5 सत्ते 35 ही हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये तो हो गया कैंसिल, और 9 के पहाड़े में 27, 9 तिया 27 होता है, तो 9 तिया 27 और 3 छंग 18, तो ये हो जाएगा 180 मिनट, है ना। 180 मिनट मतलब कितने होते हैं, है ना, 180 मिनट मतलब कितने हो जाएंगे, लगभग शायद हो सकता है 3 घंटे हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर चूंकि 6 थी 18 होता है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में हम लिखेंगे अतः बस को 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में 180 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और क्वेश्चन के अंदर जो हमसे बोला था वो भी हमने किया, जो कि काफी अच्छे से सॉल्व हो गया और बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमने क्वेश्चन में दोनों चीजों को करके दिखाया कि भाई अगर बस कितने समय में कहां पहुंचती है, कितने किलोमीटर चल जाएगी, या कितने किलोमीटर में कितना समय लेगी। यहां पर दोनों तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए। अब उसके बाद अब अगले क्वेश्चन के लिए हम आपको लेकर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका यहां पर आपको क्या दिया रहता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन चालू हो जाता है, हमारा जो क्वेश्चन चालू हो जाता है ये प्रश्नावली के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर अब हमारे उदाहरण हो गए खत्म। अब आपको बताना है निम्नलिखित तालिका में x और y समानुपाती हैं, अनुक्रमानुपाती हैं या नहीं, ज्ञात कीजिए। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात, मतलब सभी अनुपात समान हो, सभी अनुपात समान। जैसे अभी आपने एक उदाहरण देखा था, मैंने कराया था, जिसके अंदर 1:90, 1:90, 1:90 सभी में आ रहा था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर ये अनुपात मेरा एक जैसा हो तो ये समान अनुपात हो जाएगा, समान अनुपात हो जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। अगर हम लोग यहां पर x/y को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3/12 है, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, चलिए भैया ये 1/4 आ गया। अब हम इसको देखते हैं x/y को, तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो ये कितना है, 6/24 है, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौको 24, चलिए ये भी आ गया। यहां पर देखते हैं x/y, यहां पे 15 और यहां पे है 45, ठीक है। अब इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 नम 45, 3 एकम 3, 3 तिया 9। देखिए यहां पर अनुपात बिगड़ गया हमारा। अब अगर यहां पर हमारा अनुपात बिगड़ गया तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो है ना वो सीधा समानुपात या अनुक्रमानुपाती नहीं है। तो आप इसको यहां पर बोल सकते हैं कि भैया ये नहीं है, क्योंकि यहां पर 1/4 1/4 आ रहा है, पर यहां पे 1/3 आ गया। अगर सब में 1/4 1/4 1/4 आता तो ये हमारा क्या होता, सीधा समानुपात होता। तो आप लोग बाकी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि ये नहीं है, सीधा बता दीजिए नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम इसकी बात करते हैं कि 1/1 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई यहां पे हमारा जो अनुपात बन रहा है वो अनुपात एक सही अनुपात हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप लोग एक बार चेक करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो अनुपात है, देखिए ये 1/1
ये 5 बन रहा है। क्या मेरा सारे अनुपात ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तो हमारा बन रहा है x और y, अगर हम देख रहे हैं तो x और y हमारा 1:5 तो हो रहा है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो अगर हम इसको 4:5 4.5 को करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो ये वाला भी बन रहा है हमारा, है ना। यहां पर ये वाला भी बन रहा है x और y, मतलब 3 4:5 है, ये भी अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 1:5 हो जाएगा, है ना। इसको देखते हैं हम लोग 9/13.5 को, इसको चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 एकम 9, है ना, 9 एकम 9 हो जाएगा। और उसके बाद 4 बचेगा तो 9 पंजे 45, तो यहां पर भी आ जाएगा ये 1:4, ठीक है, 1:5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, किसको, 20/30 को देखते हैं, तो 20/30 को देखते हैं तो यहां पर 20 से 30 कैंसिल हो गया। अब 2 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, तो यहां पर भी ये कितना आ गया 1:5 आ गया। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर सारा 1:5 1:5 1:5 1:5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि निम्नलिखित तालिका में x और y समानुपाती हैं। हम लिखेंगे अतः x और y, दूसरे वाले में यहां x और y, x और y समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो यहां पर क्लियरली समझ में आ गया कि x और y समानुपाती हैं, क्योंकि सभी के अनुपात समानुपाती मतलब समान अनुपात। तो यहां पर ये सारे को क्या आ रहे हैं, समान अनुपात हो रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर दिया है टाइपिंग की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होते हैं। भैया देखो टाइपिंग की एक परीक्षा होती है, उसके अंदर क्या होता है कि भैया प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में आपको 30 शब्द टाइप करना होते हैं। अगर 1 मिनट के अंदर आपने 30 शब्द पास कर लिए तो आप लोग परीक्षा पास कर लेंगे। अगर एक परीक्षार्थी को पास करने के लिए आधे घंटे में कम से कम कितने शब्द टाइप करना होंगे? भैया 1 मिनट में तो 30 करना पड़ रहे हैं, तो आधा घंटा भी 30 मिनट का होता है, तो 30 मिनट के अंदर उसको कितने शब्द टाइप करना होंगे? चलिए इसके लिए हम लोग एक सारणी बनाते हैं, हल हम लिखते हैं माना विद्यार्थी को है ना आधे घंटे में माना विद्यार्थी को आधे घंटे में कितने शब्द टाइप करना होंगे? माना विद्यार्थी को आधे घंटे में x शब्द टाइप करना होंगे। माना विद्यार्थी को x शब्द टाइप करना होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सारणी बनाते हैं। अब आप चाहें तो सारणी अच्छे से बनाइए, बढ़िया बनाइए। तो यहां पर हम लोग ने एक सारणी बनाई, ठीक है। अब उसके अंदर हम यहां लिखेंगे, इसके अंदर 2 चीज चलेगी। क्या चलेगी? सबसे पहले शब्द और मिनट, ठीक है ना। यहां पर आप लिख दीजिए शब्द, यहां पे लिखिए शब्द और यहां पर हो जाएगा मिनट, ठीक है। तो चूंकि शब्द की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर हमारा जो शब्द की अगर बात हो रही थी तो शब्द की बात हो रही थी, शब्द थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, यहां है शब्द। तो चलिए, तो यहां पर हमसे बोला है कि 30 शब्द कितने मिनट में? प्रति मिनट, 1 मिनट में 30 शब्द, ठीक है ना। तो यहां पर 30, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? आधे घंटे में, मतलब आधे घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट में कितने शब्द? x शब्द, ये हमने मान ही लिया था, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा, यह सीधा अनुपात है। कौन सा है? यह सीधा अनुपात है। अब आप जानते हैं कि 1 मिनट में 30 शब्द कर रहे हैं, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट में शब्द भी तो ज्यादा होंगे, तो यहां पर ये सीधा अनुपात है। तो ये कितना हो जाएगा? 30/1 बराबर x/30। तो आप इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 × 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 900।
मतलब उसको आधे घंटे में हम लिखेंगे अतः विद्यार्थी को आधे घंटे में है ना 900 शब्द टाइप करना होंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है। भाई मान के चलिए कि हम लोग एक मानचित्र लेकर बैठे हैं, तो मानचित्र में हम लोगों की जो दूरी नापते हैं और एक्चुअल में जो दूरी होती है उसमें फर्क होता है, क्योंकि मानचित्र छोटा होता है और अगर हम दूरी नापते हैं तो वो किलोमीटर में होती है, बड़े बड़े में, और यहां पर हम लोग छोटी सी बात करते हैं तो ये हम लोग एक छोटे सेंटीमीटर की बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग की जो मानचित्र में दूरी होगी और रियल में दूरी होगी वो थोड़ी अलग होगी। जैसे मान के चलिए स्केल से अगर हम छोटा 5 सेंटीमीटर की दूरी नापते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में नापेंगे तो वो 5 किलोमीटर की है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसमें पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर निरूपित करता है। मतलब पैमाने में तो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, लेकिन एक्चुअल में वो 15 किलोमीटर की दूरी है। गांधीनगर से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने वाली सड़क यदि 75 किलोमीटर है तो मानचित्र में उसने कितने सेंटीमीटर से निरूपित किया गया है होगा। तो चलिए हम लोग हल लिखते हैं, हल में लिखते हैं हल, ठीक है। यहां पर हल में लिखते हैं कि भाई तो मानचित्र में उसने कितने सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। हम लिखेंगे माना मानचित्र में है ना x सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर दो चीजें बनेंगी। ठीक है, क्या होगा भाई, यहां पर दो चीजें कैसे बनेंगी, तो हम लिखेंगे मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी। तो मानचित्र में दूरी कितनी थी भैया, मानचित्र की दूरी देख रहे हैं वो मानचित्र जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर है ना। मुकुंद के पास एक मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब मानचित्र की दूरी और पैमाने की दूरी, तो मानचित्र में कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मानचित्र की दूरी कितनी हो जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, और पैमाने की दूरी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा, और पैमाने की दूरी पैमाने में दूरी, तो ये दूरी किलोमीटर में हो रही है। ठीक है, तो मानचित्र की दूरी जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना निरूपित करती है, 15 किलोमीटर निरूपित करती है। तो 75 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में कितनी होगी, वो x हो जाएगी। ये हो गया मान, ठीक है ना। आप क्या करेंगे भैया, ये हो जाएगा, ये सीधा अनुपात है, सीधा अनुपात है, क्योंकि यहां पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 75 की तो और सेंटीमीटर में भी तो ज्यादा होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 1/15 बराबर x बटा 75। तो 75 यहां आ जाएगा, तो 75/15 बराबर x। तो 15 तिया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अतः मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से निरूपित किया गया होगा। तो यहां पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं अतः मानचित्र में दूरी, है ना, हम लिखेंगे अतः मानचित्र में दूरी 5 सेंटीमीटर निरूपित की गई है। हम लिखेंगे अतः मानचित्र में दूरी, अतः मानचित्र में दूरी 5 सेंटीमीटर
निरूपित की गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 ही होता है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य है ना 337.50 रुपए है, तो उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। दूसरा, या 1620 रुपए में कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा वैसे ही होगा जो अभी तक हम लोग करते आए। एक बार सोचो, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए, अब सबसे पहले हमको यहां पर इसको पॉइंट वाइज करना है। तो पहला पॉइंट क्या दिया कि उसी प्रकार के 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है। चलिए, तो सबसे पहले 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना पहले की तरह एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के पहले हम लिख लेते हैं माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य। हम लिखेंगे पहला लिखेंगे माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य, माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य है ना एक्स है। माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य एक्स है, या 60 मीटर कपड़े का मूल्य ए है, ये ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आपने 60 मीटर कपड़े का मूल्य ए कर लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बनाएंगे एक सारणी, और उस सारणी में हम लोग ये पूरा लिख देंगे। अब देखिए, यहां पर ये सारणी हम बनाएंगे। अब इस सारणी के अंदर कपड़े का मूल्य और ये बाकी सारी चीजें हम इसके अंदर लिखेंगे, जो कि आप लोगों को क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमको यहां पे 25 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हमको यहां पर कपड़े का मूल्य और कपड़ा मीटर में, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कपड़ा मीटर में, और ये हो जाएगा कपड़े का मूल्य है ना। अब आप इसके अकॉर्डिंग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये हो गया आपका, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि भाई 25 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 25 मीटर कपड़ा मतलब 25 मीटर कपड़े का मूल्य हम लोग यहां पर देख लेते हैं। 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है भैया, 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50, 337.50। ठीक है, ये रुपए में है। तो उसके बाद क्या बोला है कि 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो 60 मीटर कपड़े का मूल्य, 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो हमने मूल्य को ए मान लिया। ठीक है, यहां पर ये हो जाता है आपका एक्स और ये हो जाता है वाई। ठीक है, या तो आप एक काम करो, आप लोग इसको y मान लो, मूल्य को y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोग अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, माना 60 मीटर कपड़े का मूल्य y है, तो आप यहां पे y कर दो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको ऐसा करना है, a करना है, तो a भी कर दीजिए। और वैसे हमारा ये रहता है x, ये होता है x और ये होता है y। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए, अब ये क्या है, ये हमारा कौन सा है, सीधा प्रतिलोम है। कौन सा है ये, सीधा प्रतिलोम, सीधा समानुपात है। देखिए, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, तो अगर ज्यादा कपड़ा लेंगे, ज्यादा मीटर में ज्यादा कपड़ा लेंगे, तो उसका मूल्य भी ज्यादा होगा। यह बात तो आपको सबको समझ में आना ही चाहिए। तो ये सीधा समानुपात है, तो 25/337.50 बराबर 60/a, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा क्यों करेंगे, ताकि हमारा a इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 337.50/25 बराबर a/60। ठीक है, अब आपके सामने क्लियरली समझ में आ रहा होगा। 60 को मैं यहां लेके आ गया, और ये हो जाएगा 337.50/25 बराबर a।
ये आपके सामने क्लियरली समझ में आ गया, मतलब ए अगर आ गया तो हमको वो कपड़े का मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको क्या चीज लग रही है, मैं क्या चीज कैंसिल करूं जिससे यहां पर क्या हो, मेरा आंसर आ जाए। अब देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहां पर आपको पॉइंट हटा दो तो यहां पर आपको 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब यहां पे आ गया 6 गुणा 3,375/25 आ गया, बराबर ए आ गया। अब क्या करेंगे, 25 से इसको कैंसिल करो। देखो 3,375 जब मैं इसको 25 से कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, ठीक है। 13 में से 5 को घटाएंगे, 13 में से अगर 5 को घटाएंगे तो अभी तक हम लोग माइनस वही 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 13 में से 3 में से 5 तो जा नहीं सकता, आप लोग खुद ही जानते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहां कितना हो गया, अब 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75। तो ये 7 में से 5 गया, 2 बचा, ये 1 बचा, और 25 पंजे 125। तो ये 25 से जब हमने इसको काटा तो 135 आ गया, ठीक है। आप यहां नहीं काटना है, मैंने इसको नीचे काटना था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 135। चलो 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल का 3, 6 थी 18, 19 20 21, 21 की 1 हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ए बराबर हो गया 810 रुपए, ए बराबर हो गया 810 रुपए। तो ये 810 जो रुपए आ गया ना, वो हमारे 60 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया। हमसे पूछा था 60 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, तो भाई 60 मीटर कपड़े का मूल्य 810 रुपए हो गया। तो ये बात आप सभी को समझ में आई, जल्दी बताइए समझ में आ गई है तो अब इसका दूसरा पॉइंट करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो यहां पर हमारा एक्स और वाई में यहां पर हम लोगों ने ए मतलब जो कपड़े का मूल्य है वो हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया। यहां पर आप कुछ भी मान सकते हो, आप ऐसा कुछ भी मत चलना कि भाई हमारे स्कूल में तो ऐसा माना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल वैल्यू निकालना है। 810 रुपए आपको निकाल लिया भाई, 60 रुपए, 60 मीटर कपड़े का मूल्य 810 रुपए, तो आपका आंसर आ गया 810 रुपए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे और आगे देखते हैं अगला जो सेकंड वाला टॉपिक है। क्या दिया हुआ है सेकंड वाला टॉपिक, कि भाई अगर 1620 रुपए में इस तरह का कितना लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। मतलब मुझे यह बताना है कि 1610 रुपए में 1620 रुपए में, तो 1620 रुपए में कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा सकता है। तो मान के चलिए एक्स लंबाई का, माना एक्स लंबाई का कपड़ा खरीदा सकता है, माना 1620 रुपए में एक्स लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, ठीक है। या 1620 रुपए में एल लंबाई का कपड़ा खरीदा सकता है। तो अब हमारा ये पूरा ऐसा का ऐसा रहेगा, ये भी क्या है, सीधा समानुपात है भाई, ठीक है। ये भी सीधा समानुपात है, बाकी ये सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये भी सीधा समानुपात है, तो ये सीधा समानुपात कैसे हुआ, कि भाई देखो यहां पर अगर कपड़े, यहां पर क्या था, 33 कितना था, 337.50 था, और यहाँ पे 1620 है। अगर अब यहां पर हम लोग मूल्य ज्यादा दे रहे हैं तो कपड़ा भी मीटर में भी हमको ज्यादा मिलेगा ना, तो ये कौन सा है, सीधा समानुपात है। तो चलिए अब यहां पे लिखेंगे 25 और यहां लिखेंगे 337.50 बराबर x बटा 1620। अभी आपने देखा कि अभी हम लोगों ने यहां पर कैंसिल किया था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हमने 25 से इसको कैंसिल किया तो आंसर कितना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको उसी रूपरेखा पर चलना है। तो देखो यहां पे आ जाएगा 25, यहां हो जाएगा 337.50 और यहां लिखेंगे 1620 बराबर x। पॉइंट हटाएंगे या हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 0 से 1 0 चला गया। अब क्या होगा, जब हमने 25 से इसको कैंसिल किया था तो 135 आ रहा था। कितना आ रहा था,
135 आ रहा था। अब क्या करेंगे, अब आपके सामने जो आंसर लिखा हुआ है x बराबर वो आ जाएगा 16200 और ये बटा आ जाएगा 10, ओ सॉरी 135 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियरली समझ में आ रहा है। 25 से जब हमने इसको कैंसिल किया था तो 135 आ रहा था, 135 आ रहा था, तो वही चीज है, हमने 10 से 10 कैंसिल कर दी। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, यहां पर 10 बचा और यहां पे क्या बचा, 1620 रुपए बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको 5 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं, तो 16200 को अगर हम 5 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना आया, ये आ गया। ठीक है, 5 के पहाड़े से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब आप वापस से इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 3 के पहाड़े से, देखो 3 के पहाड़े से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 अठे 24, ये हो गया, और ये हो जाएगा 3 नम 27। अब यहां पर हमारा जो x की मान है, मतलब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1080 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 और 0 का 0, x बराबर आ गया 120 रुपए, 120 मीटर। मतलब 120 मीटर में हम 120 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं 1620 रुपए में। तो हम लिखेंगे, यहां पर लिख भी सकते हैं कि भैया हम 1620 रुपए में 120 मीटर कपड़ा खरीद सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, और बहुत ही आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन निकाले, जो कि आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद यहां पर हम उसके एंड तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी अपने क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करिए, उसको देखते रहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे होगा। उसके लिए हमने क्वेश्चनों के लिए क्या क्या ट्रिक अपना रहे, कौन कौन सी हम लोग यहां पर नई नई मेथड्स का यूज कर रहे हैं, इनको आप बिल्कुल भी जाने नहीं दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे आते हैं, मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, वह क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन वैसे ही जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके अंदर एग्जाम्पल किया था। हम अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा, और वो एग्जाम्पल जो है वो आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर यहां पर एग्जाम्पल दिया भी हुआ है। तो यहां पर उसी एग्जाम्पल को देखते देखते हमने देखा है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहां पर ऊंचाई और यहां पर ऊंचाई। आपको क्लियर दिख रहा है कि पैमाने में ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, मॉडल में ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और यहां पर जो उसकी जो ऊंचाई है वो 5 फीट दी हुई है। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि पैमाने में मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और वास्तविक परिस्थिति में ऊंचाई 5 फीट है। तो यहां पर अगर हम बात करें हल में, चलिए यहीं से हम लोग समझते हैं। पहला यहां पर दिया है मॉडल में ऊंचाई, यहां पर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का 25 फीट दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर बराबर दिया है 25 फीट, 25 फुट। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 25/5, तो कितना हो जाएगा 5 फुट। मतलब यहां पर क्या हो गया, जो पैमाना है वो कितना है, पैमाना कितना है, यहां पर कितना दिया हुआ है, तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट है। तो यहां पर हम लोगों ने हमारा पैमाना निकल गया। अब क्या निकालना है, देखिए हमें क्या दिया था, मकान के मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई 12 और 8 है। तो वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फीट है। तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर तो यहां पर हम लोग काम करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमने बॉक्स बना लिया। ये बॉक्स हमने इसलिए इतना बड़ा बनाया ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। ये देखिए
ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मॉडल में ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मॉडल लिखेंगे यहां पर, मॉडल में लिखेंगे यहां पे लिखेंगे ऊंचाई और फिर यहां लिखेंगे लंबाई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो मॉडल में ऊंचाई कितनी दी हुई है भैया? मॉडल में ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, मॉडल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मकान के मॉडल की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई ये सेंटीमीटर है, आप लोग लिख लीजिए यहां पर। तो ये दिया है 5 और 12 और 8, 12 और 8। ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो वास्तविक लिख लीजिए, है ना, वास्तविक। तो वास्तविक में क्या हो जाएगा? वास्तविक में आप लोग लिख सकते हैं यहां पर 25 और यहां पर लंबाई के लिए लिख लीजिए L1 और चौड़ाई के लिए लंबाई के लिए लिख लीजिए L और चौड़ाई के लिए लिख लीजिए B। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पर माना वास्तविक लंबाई, माना जैसे तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताइए तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं माना वास्तविक लंबाई व चौड़ाई L तथा B है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पर वास्तविक लंबाई तथा चौड़ाई L तथा B है। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, पहली बात तो यही है। अब देखिए अगर ऊंचाई यहां पर मॉडल में 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर कितना है? 25 है। अगर यहां पे लंबाई 12 है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे भी लंबाई ज्यादा होगी। यहां पे चौड़ाई 8 है तो यहां पर भी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये कौन सा है? सीधा समानुपात है। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर 5/25 बराबर 12/L। ठीक है, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 और 12/L। L को यहीं ले लेंगे तो 12 गुणा 5, तो L बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। L बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे लंबाई कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर यहां पे भी निकालेंगे 12/L बराबर 8/B। ठीक है, तो यहां पे 12 बराबर कितना हो गया? 60 और 8 बराबर B निकालना है। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो यहां पर B बराबर हो जाएगा 8 इंटू 5। तो B बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः वास्तविक लंबाई व चौड़ाई, हम लिखेंगे यहां पैमाना यहां पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फीट का है, 5 फुट का है। ठीक है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट का है, क्योंकि हमको यहां पर दिया हुआ था कि 5 सेंटीमीटर बराबर 25 फुट दिया है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 25/5 फुट। तो मतलब 25/5 तो 25, 5 फुट दिया हुआ है। मतलब अगर हम यहां पर 1 सेंटीमीटर से ले रहे हैं तो वहां पर 5 फीट के बराबर हो रहा है, यहां पर यह बताया है। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है? यहां पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 फुट है। दूसरी बात, वास्तविक लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है।
तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत अच्छे से यहां पर उसको देखा और हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं, आप लोग भी देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि 2 किलोग्राम दाल में 60 गुणा 10 की घात 5 क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल जानते हो ना क्या होता है, मतलब यहां पर दाल की बात कर रहे हैं, तो वैसे जैसे दाल होती है, जैसे चीनी के अंदर आप देखते होंगे शक्कर होती है, तो उसके अंदर चीनी जो होती है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में होती है। तो यहां पर दाल भी हो गई, वो भी यहां पर एक क्रिस्टल्स के रूप में दी हुई है। तो यहां पर तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे। देखिए 2 किलो दाल में इतने क्रिस्टल हैं, तो 8 किलो में और 5 किलो दाल में कितने क्रिस्टल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पे निकालते हैं कि माना 8 किलो दाल में, है ना, माना 8 किलो दाल में, ऐसा लिख लेते हैं। तो या तो इसको नहीं भी माने, अपने हिसाब से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पर हल, और इस हल में यहां पर हम लोग लिखते हैं माना 2 किलो दाल में इतने क्रिस्टल हैं। तो हम लिखेंगे दाल किलोग्राम में, ठीक है, और उसके बाद क्रिस्टल, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं यहां पर हम। ये हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है। बोला है कि 2 किलो दाल में 7 गुणा 10 की घात 5 क्रिस्टल हैं, तो 8 किलो दाल में माना y क्रिस्टल है। हम लिखेंगे माना 8 किलो दाल में 8 क्रिस्टल, वो y क्रिस्टल है। हम लिखेंगे माना 8 किलो दाल में, किलोग्राम दाल में y क्रिस्टल है। वैसे ये हमारा x होता है और ये y होता है, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है दाल क्रिस्टल, यह सीधा समानुपात है, यह सीधा समानुपात है, ठीक है। तो ये सीधा समानुपात कैसे है, जब 2 किलो दाल में इतने हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि 2 किलो दाल में इतना हो रहा है तो 8 किलो में तो ज्यादा होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं इसको, सीधा समानुपात है तो इसको लिखेंगे 2/7 इंटू 10 की घात 5 बराबर 8/y। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा 10 की घात 5 बटा 2 बराबर y बटा 8। तो 8 इधर आ जाएगा, तो 8 गुणा 7 इंटू 10 की घात 5, और ये हो जाएगा यहां पर 2 तो रहेगा ही रहेगा, और y यहां हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कम 2, 2 चौको 8, 7 चौको 28, तो 28 गुणा 10 की घात 5 बराबर y। मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहां पर 8 किलोग्राम दाल में 28 इंटू 10 की घात 5 क्रिस्टल होंगे। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आता है 5 किलो दाल में कितने होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही है, तो हम यहां पर केवल 5 किलो दाल कर देंगे। अब देखिए 5 किलो दाल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यह आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन यहीं पे ही है, तो अब हम 8 की जगह कर देंगे 5 किलो में। तो 5 किलो है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 5, यहां पर भी हो जाएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 5, और यहां पर तो 2 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो 35 गुणा 10 की घात 5 बटा 2 बराबर y। अब 2 से 35 को हम लोग कैंसिल करते हैं, तो देखिए ये है 35 और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14 पॉइंट, तो 17.5 10 की घात 5 बराबर y क्रिस्टल। तो यहां पर 8 किलो दाल में 17.5 10 की घात 5
बराबर y, मतलब y क्या था, हमने वो क्रिस्टल माने थे, तो हमारा इतना आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि दोनों क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। हम लिखेंगे माना 5 किलो दाल में y क्रिस्टल होंगे, ये सीधा समानुपात है। तो यहां पर 5 हो गया। दोनों पहला और दूसरा क्वेश्चन जो कि थे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गए। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अब आता है एक मानचित्र का पैमाना 1 और 25 के बाद यहां पे कुछ जीरो दिया गया है। दो नगरों के मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक में उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए, एक मानचित्र का पैमाना हमको इतना दिया हुआ है और दो नगरों के मानचित्र में दूरी इतनी दी हुई है, तो हमें वास्तविक में बीच की दूरी कितनी होगी। एक मानचित्र में पैमाना 1 मतलब यहां पर हमें x और y दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मानचित्र का पैमाना और वास्तविक दूरी, तो यहां पर हम दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो वास्तविक में उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो हम लिखेंगे हल माना वास्तविक में उनके बीच की दूरी x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मानचित्र का पैमाना, या लिखेंगे यहां पर हम लोग मानचित्र का पैमाना, तो यहां पर दिया हुआ है और दो नगरों के मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक में उनके बीच की दूरी क्या होगी। चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं जरूर आपको बताता हूं इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी इतनी दी हुई है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी क्या होगी, तो हमने उसको x मान लिया। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर बना लेते हैं एक आप लोगों के लिए एक सारणी। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं मानचित्र, है ना, और यहां पे लिख सकते हैं वास्तविक, है ना। तो यहां पर मानचित्र है, तो यहां पर x है चूंकि सेंटीमीटर में, और ये y है चूंकि ये भी दूरी है। ठीक है, अब यहां पर मानचित्र में, एक सेकंड यहां पर थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया। तो अब लिखेंगे मानचित्र में दूरी, है ना, मानचित्र में दूरी और वास्तविक दूरी। हम लिखेंगे मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना, तो ये हो गया, और वास्तविक दूरी, अगर मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी दी हुई है, इतनी, और बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे जीरो की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो कितनी है 25 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी इतनी दी हुई है, तो 3 की क्या होगी, ज़्यादा दी होगी, तो हमने अभी उसको x मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा कौन सा अनुपात है, ये सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है। तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 2 3 4 5 6 बराबर 3 बटा x। अब क्या करूंगा, इसको उल्टा कर लेंगे हम यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बटा 1, और यहाँ पे हो जाएगा x बटा 3, बस 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 3 गुणा 25 और 1 2 3 4 5 6 बराबर x, तो 25 दिया 75, तो यह आ गया वास्तविक दूरी। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक में इतनी दूरी हो जाएगी। तो यह भी हमारा कितना हो गया, आंसर हो गया, जो कि बहुत छोटा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये हो गया सॉल्व। ठीक है ना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये हमारा x होता है, ये y होता है, सीधा समानुपात है, जो कि आप लोग अभी करते हुए आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां होता है खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है।
देखिए अब यहां पर दिया, यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है तो 320 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। देखिए अगर मैं 3 लीटर पेट्रोल डाला तो 96 चल रहा है, तो अगर मैं ज्यादा चलूंगा तो मेरे को पेट्रोल भी ज्यादा डलवाना पड़ेगा ना। तो बस जाहिर सी बात यह है कि अगर जितना पेट्रोल डलाऊंगा या उतना चलेगा, या जितना चलना पड़ेगा उतना ज्यादा पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों ही बातें हम लोग कर रहे हैं, तो यह भी सीधा समानुपात है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। माना स्कूटर को x लीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया। अब देखिए यहां पे आएगा स्कूटर का पेट्रोल लीटर में और स्कूटर की दूरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्कूटर का पेट्रोल जो कि काय में है, लीटर में है, और ये क्या हो जाएगा, स्कूटर द्वारा दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर में। तो ये आप ले लो, एक्स और वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, वो तो समझ में आता है कि भैया ये एक्स और वाई ही है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये बन गया ब्रैकेट, ये ले लिया। चलिए तो 3 लीटर में चलता है 96 किलोमीटर, तो 320 किलोमीटर में कितना चलेगा, जो कि हमने मान लिया एक्स है ना। तो यह भी क्या है, सीधा समानुपात है। तो हो जाएगा 3/96, तो ये हो जाएगा 96, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, x/320। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, हो गया 32। अब ये हो जाएगा 1/32 बराबर x/320। तो 320 यहां आ जाएगा और यहां पे 32 रह जाएगा, और यहां पे x, इससे ये कैंसिल होके आ गया एक बार, तो x बराबर हो गया 10 लीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा कि उसे स्कूटर को है ना, स्कूटर को 320 किलोमीटर चलने के लिए 10 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है 11.1 वो भी खत्म होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छी एक्सरसाइज थी। यहां पर हम लोगों ने सीधा समानुपात देखा। आगे की जो प्रश्नावली आएगी 11.2 उसके अंदर हम प्रतिलोम सीखेंगे, वो भी बहुत ईजी और बढ़िया एक्सरसाइज है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, इंट्रोडक्शन भी जरूर देखिएगा, उसके बाद फिर 11.2 भी देखिएगा, और फिर वन शॉट रिवीजन आएगा, और उसके बाद एमसीक्यूज आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने लिए हैं उसके अंदर भी, तो जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं कि आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, क्या क्या तरीका है उनको देखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अगर आप हमारे चैनल के अंदर वीडियो को देखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप YouTube पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आराम से वीडियोस देख सकते हैं, अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर या गूगल पे आप डायरेक्ट अपनी मैग्नेट ब्रेन डालेंगे, तो वहां पर आप लोग हिंदी मीडियम को चूज करके भी आप लोग हमारे वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं, वो भी क्लास वाइज अरेंज है। या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड करके भी आराम से अपने वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नई नई अपडेट चाहिए कि अब क्या आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग जुड़ सकते हैं ट्विटर से, एफबी से, इंस्टा से, इनके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि आपको नए नए अपडेट्स देता रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों को यहां पर जो कोर्सेज हैं वो मिलते हैं। सीबीएसई हिंदी मीडियम में मिलता है, इंग्लिश मीडियम में मिलता है,
एनटीएससी, ओलंपियाड, सीवीटी, आईआईटी जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैप क्लब जैसे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पर आपको 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन और इसके अलावा जो हमारे टॉप कोर्सेज है ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपके बड़े भाई बहन जो आपको ये वाले सब्जेक्ट में दिखते हैं तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए, या फिर 8 से लेकर 12th क्लास के बीच में अगर आपके छोटे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए, और बताइए उनको कि भैया मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे कंटेंट, सारा वीडियो, सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको 100% फ्री प्लस क्वालिटी वाले मिलते हैं। तो बस आप हमारे चैनल पे आते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।